भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 1 में आता है प्रारंभिक। धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 की उपधारा 1 में बताया गया है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। धारा 1 की उपधारा 2 में बताया गया है इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नंबर क पे है नागालैंड राज्य को, नंबर ख पे है जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकेगी जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलोंग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। धारा 1 की उपधारा 3 में बताया गया है यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे भारत सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। और धारा 2 में बताया गया है परिभाषा है। धारा 2 की उपधारा ए में श्रवण दृश्य इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा बताई गई है। बी में जमानत की परिभाषा को बताया गया है। सी में जमानती अपराध के बारे में बताया गया है। डी में जमानत पत्र के बारे में बताया गया है। ई में बंद पत्र के बारे में बताया गया है। एफ में आरोप के बारे में बताया गया है। जी में संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है। एच में परिवाद के बारे में बताया गया है। आई में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के बारे में बताया गया है। जे में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। के में जांच के बारे में बताया गया है। एल में अन्वेषण के बारे में बताया गया है। एम में न्यायिक कार्रवाई के बारे में बताया गया है। एन में स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। ओ में असंज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है। पी के अंतर्गत अधिसूचना के बारे में बताया गया है। क्यू में अपराध के बारे में बताया गया है। आर में पुलिस थाने का भाषांतक अधिकारी के बारे में बताया गया है। एस में स्थान के बारे में बताया गया है। टी के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। यू में पुलिस थाने के बारे में बताया गया है। वी में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। डब्ल्यू के अंतर्गत उपखंडों को बताया गया है। एक्स में समन मामले को बताया गया है। वाई में पीड़ित को बताया गया है। जेड में वारंट मामला को बताया गया है। धारा 3 में निर्देशों का अर्थ लगाना बताया गया है। धारा 4 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। धारा 5 में व्यावर्ती बताया गया है। अगला आता है अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत टॉपिक है, उसका नाम है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। यह धारा 6 से शुरू होता है। धारा 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में बताया गया है। धारा 7 में प्रादेशिक खंड के बारे में बताया गया है। धारा 8 में सेशन न्यायालय के बारे में बताया गया है। धारा 9 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बताया गया है। धारा 10 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि के बारे में बताया गया है। धारा 11 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। धारा 12 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है। धारा 13 में स्थानीय मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 14 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 15 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 16 में आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। धारा 17 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 18 में बताया गया लोक अभियोजक। धारा 19 में बताया गया सहायक लोक अभियोजक।
धारा 20 में बताया गया है अभियोजन निदेशालय। अगला अध्याय आता है अध्याय 3। अध्याय 3 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है न्यायालयों की शक्ति। यह धारा 21 से शुरू होता है। धारा 21 में बताया गया है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। धारा 22 में दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। धारा 23 में दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। धारा 24 में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। धारा 25 में एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। धारा 26 में बताया गया है शक्तियां प्रदान करने का ढंग। धारा 27 में बताया गया है नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। धारा 28 में बताया गया है शक्तियों को वापस लेना। धारा 29 में बताया गया है न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। अगला अध्याय आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में जो टॉपिक है उसका नाम है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। यह धारा 30 से शुरू होता है। धारा 30 में बताया गया है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। धारा 31 में बताया गया जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। धारा 32 में बताया गया पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। धारा 33 में बताया गया है कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। धारा 34 में बताया गया है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य है। अगला अध्याय अध्याय 5। अध्याय 5 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। यह धारा 35 से शुरू होता है। धारा 35 में बताया गया पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। धारा 36 में बताया गया गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। धारा 37 में बताया गया है पदाभिहित पुलिस अधिकारी। धारा 38 में बताया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। धारा 39 में बताया गया नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 40 में बताया गया प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। धारा 41 में बताया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। धारा 42 में बताया गया है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 43 में बताया गया है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 44 में बताया गया है उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। धारा 45 में बताया गया है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। धारा 46 में बताया गया है अनावश्यक अवरोध न करना। धारा 47 में बताया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। धारा 48 में बताया गया है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। धारा 49 में बताया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। धारा 50 में बताया गया है आक्रामक आयुधों अर्थात विपन्स का अधिग्रहण सीज करने की शक्ति। धारा 51 में बताया गया है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। धारा 52 में बताया गया है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। धारा 53 में बताया गया गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। धारा 54 में बताया गया गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। धारा 55 में बताया गया जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। धारा 56 में बताया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। धारा 57 में बताया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। धारा 58 में बताया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। धारा 59 में बताया गया है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। धारा 60 में बताया गया है पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। धारा 61 में बताया गया है निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। धारा 62 में बताया गया गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। अगला अध्याय आता है अध्याय 6। अध्याय 6 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसका नाम है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। क्या पॉइंट दिया हुआ है समन। समन धारा के शुरू होता है धारा 63 से। धारा 63 में बताया गया है समन का प्रारूप। धारा 64 में बताया गया है समन की तामील कैसे की जाए। धारा 65 में बताया गया है निगमित निकायों
फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील। धारा 66 में बताया गया है जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। धारा 67 में बताया गया है जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। धारा 68 में बताया गया है सरकारी सेवक पर तामील। धारा 69 में बताया गया है स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। धारा 70 में बताया गया है ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। धारा 71 में बताया गया है साक्षी पर समन की तामील। ख पॉइंट है गिरफ्तारी का वारंट। इसे धारा 72 से शुरू होता है। धारा 72 में बताया गया गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। धारा 73 में बताया गया है प्रतिभूति के लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 74 में बताया गया है वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। धारा 75 में बताया गया है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। धारा 76 में बताया गया पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। धारा 77 में बताया गया वारंट के सार की सूचना। धारा 78 में बताया गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। धारा 79 में बताया गया वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। धारा 80 में बताया गया है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। धारा 81 में बताया गया अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। धारा 82 में बताया गया है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। धारा 83 में बताया गया है उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। ग पॉइंट है उद्घोषणा और कुर्की। यह धारा 84 से शुरू होता है। धारा 84 में बताया गया फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा। धारा 85 में बताया गया फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 86 में बताया गया है उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की पहचान और कुर्की। धारा 87 में बताया गया है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। धारा 88 में बताया गया है कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। धारा 89 में बताया गया है कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। अगला पॉइंट है घ पॉइंट। घ में बताया गया है आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम। यह धारा 90 से शुरू होता है। धारा 90 में बताया गया है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। धारा 91 में बताया गया है हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति। धारा 92 में बताया गया है हाजिरी का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। धारा 93 में बताया गया है इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतः समनों और गिरफ्तारी के वारंट को लागू होना। अगला अध्याय 7 में बताया गया है चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। यह धारा 94 से शुरू होता है। धारा 94 में बताया गया है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। धारा 95 में बताया गया है पत्रों के संबंध में प्रक्रिया। अब ख पॉइंट है तलाशी वारंट। यह धारा 96 से शुरू होता है। धारा 96 में बताया गया है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। धारा 97 में बताया गया है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। धारा 98 में बताया गया है कुछ प्रकाशनों के संप्रत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। धारा 99 में बताया गया है संपहरत की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। धारा 100 में बताया गया है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। धारा 101 में बताया गया है अपहृत महिलाओं को वापस करने के लिए विवाह करने की शक्ति। अगला पॉइंट होता है ग पॉइंट। ग पॉइंट में आता है तलाशी संबंधी साधारण उपबंध। यह धारा 102 से शुरू होता है। धारा 102 में बताया गया है तलाशी वारंटों का निर्देश आदि। धारा 103 में बताया गया है बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। धारा 104 में बताया गया है अधिकारिता के पर तलाशी में पाई गई चीजों का वयन। घ में बताया गया प्रकीर्ण। यह धारा 105 से शुरू होता है। धारा 105 में बताया गया श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना। धारा 106 में बताया गया है कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 107 में बताया गया है संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी।
धारा 108 में बताया गया है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 109 में बताया गया है पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। धारा 110 में बताया गया है आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। अगला आता है अध्याय 8। अध्याय 8 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम है कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपहरत के लिए प्रक्रिया। यह धारा 111 से शुरू होता है। धारा 111 में परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 112 में भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 113 में भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 114 में बताया गया है व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। धारा 115 में बताया गया है संपत्ति की कुर्की या संपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता। धारा 116 में बताया गया है विधि विरुद्ध या अर्जित संपत्ति की पहचान करना। धारा 117 में बताया गया है संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। धारा 118 में बताया गया है इस अध्याय के अधीन अभिग्रहित या संपहरित संपत्ति का प्रबंध। धारा 119 में बताया गया है संपत्ति के संपहरण की सूचना। धारा 120 में बताया गया है कतिपय मामलों में संपत्ति का संपहरण। धारा 121 में बताया गया है संपहरण के बदले जुर्माना। धारा 122 में बताया गया है कुछ अंतरणों को अकृत और शून्य होना। धारा 123 में बताया गया अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। धारा 124 में बताया गया है इस अध्याय का लागू होना। अगला अध्याय आता है अध्याय 9। अध्याय 9 के अंतर्गत टॉपिक है उसका नाम है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। यह धारा 125 से शुरू होता है। धारा 125 में बताया गया है दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 126 में बताया गया है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 127 में बताया गया है कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 128 में बताया गया है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 129 में बताया गया है अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 130 में बताया गया है आदेश का दिया जाना। धारा 131 में बताया गया है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। धारा 132 में बताया गया है ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। धारा 133 में बताया गया है समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। धारा 134 में बताया गया है व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने का आसक्ति। धारा 135 में बताया गया है इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच। धारा 136 में बताया गया है प्रतिभूति देने का आदेश। धारा 137 में बताया गया है उस व्यक्ति का अनुमोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई है। धारा 138 में बताया गया है जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। धारा 139 में बताया गया है बंद पत्र की अंतर वस्तुएं। धारा 140 में बताया गया है प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति। धारा 141 में बताया गया है प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। धारा 142 में बताया गया है प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। धारा 143 में बताया गया है बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। अगला अध्याय आता है अध्याय 10। अध्याय 10 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। यह धारा 144 से शुरू होता है। धारा 144 में बताया गया है पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 145 में बताया गया है प्रक्रिया। धारा 146 में बताया गया है भत्ते में परिवर्तन। धारा 147 में बताया गया है भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। अगला आता है अध्याय 11। अध्याय 11 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। इसके अंदर आता है क्या पॉइंट। क्या पॉइंट है विधि विरुद्ध जमाव। यह धारा 148 से शुरू होता है। धारा 148 में बताया गया है सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। धारा 149 में बताया गया है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। धारा 150 में बताया गया है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों की शक्ति।
धारा 151 में बताया गया है धारा 148, धारा 149 तथा धारा 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। ख पॉइंट के अंतर्गत आता है लोक न्यूसेंस। यह धारा 152 से शुरू होता है। धारा 152 में बताया गया न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 153 में बताया गया आदेश की तामील या अधिसूचना। धारा 154 में बताया गया है जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे। धारा 155 में बताया गया है धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति। धारा 156 में बताया गया है जहां लोक अधिकारी के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। धारा 157 में बताया गया है व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया। धारा 158 में बताया गया है स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 159 में बताया गया है मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। धारा 160 में बताया गया है आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। धारा 161 में बताया गया है जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। धारा 162 में बताया गया है मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। अगला पॉइंट है ग पॉइंट। ग पॉइंट के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। यह धारा 163 से शुरू होता है। धारा 163 में बताया गया न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। अगला टॉपिक है घ पॉइंट। घ के अंतर्गत जो टॉपिक उसका नाम है स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। यह धारा 164 से शुरू होता है। धारा 164 में बताया गया है जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। धारा 165 में बताया गया है विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। धारा 166 में बताया गया है भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंध विवाद। धारा 167 में बताया गया है स्थानीय जांच। अगला आता है अध्याय 12। अध्याय 12 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है पुलिस का निवारक कार्य। यह धारा 168 से शुरू होता है। धारा 168 में बताया गया पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। धारा 169 में बताया गया है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला। धारा 170 में बताया गया संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। धारा 171 में बताया गया लोक संपत्ति की हानि का निवारण। धारा 172 में बताया गया व्यक्तियों का पुलिस के युक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना। अगला आता है अध्याय 13। अध्याय 13 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां। यह धारा 173 से शुरू होता है। धारा 173 में बताया गया है संज्ञेय मामलों में इत्तला। धारा 174 में बताया गया असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। धारा 175 में बताया गया है संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 176 में बताया गया अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। धारा 177 में बताया गया रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। धारा 178 में बताया गया है अन्वेषण का प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। धारा 179 में बताया गया है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 180 में बताया गया पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। धारा 181 में बताया गया पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। धारा 182 में बताया गया है कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। धारा 183 में बताया गया है संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। धारा 184 में बताया गया है बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। धारा 185 में बताया गया है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। धारा 186 में बताया गया पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। धारा 187 में बताया गया है जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। धारा 188 में बताया गया है अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। धारा 189 में बताया गया है जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना। धारा 190 में बताया गया है जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। धारा 191 में बताया गया है परिवादी और साक्षियों से
पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। धारा 192 में बताया गया है अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी। धारा 193 में बताया गया है अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। धारा 194 में बताया गया है आत्महत्या आदि पर पुलिस की का जांच करना और रिपोर्ट देना। धारा 195 में बताया गया है व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। धारा 196 में बताया गया है मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। अगला आता है अध्याय 14। अध्याय 14 के अंदर टॉपिक उसका नाम है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। यह धारा 197 से शुरू होता है। धारा 197 में बताया गया है जांच और विचारण का मामूली स्थान। धारा 198 में बताया गया है जांच या विचारण का स्थान। धारा 199 में बताया गया है अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। धारा 200 में बताया गया है जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। धारा 201 में बताया गया है कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। धारा 202 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों तथा पत्रों द्वारा किए गए अपराध। धारा 203 में बताया गया है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। धारा 204 में बताया गया है एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। धारा 205 में बताया गया है विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। धारा 206 में बताया गया है संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। धारा 207 में बताया गया है स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। धारा 208 में बताया गया है भारत से बाहर किया गया अपराध। धारा 209 में बताया गया है भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। अध्याय 15। अध्याय 15 के अंदर जो टॉपिक आता है उसका नाम है कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। यह धारा 210 से शुरू होता है। धारा 210 में बताया गया है मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। धारा 211 में बताया गया है अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। धारा 212 में बताया गया है मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। धारा 213 में बताया गया है अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान। धारा 214 में बताया गया है अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। धारा 215 में बताया गया है लोक न्यास के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकरण के अवमान के लिए अभियोजन। धारा 216 में बताया गया है धमकी देने आदि की दशा में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया। धारा 217 में बताया गया है राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। धारा 218 में बताया गया है न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। धारा 219 में बताया गया है विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। धारा 220 में बताया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन। धारा 221 में बताया गया है अपराध का संज्ञान। धारा 222 में बताया गया है मानहानि के लिए अभियोजन। अब आता है अगला अध्याय 16। धारा 16 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है मजिस्ट्रेटों से परिवाद। यह धारा 223 से शुरू होता है। धारा 223 में बताया गया है परिवादी की परीक्षा। धारा 224 में बताया गया है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। धारा 225 में बताया गया है आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। धारा 226 में बताया गया है परिवाद का खारिज किया जाना। अब आता है अध्याय 17। अध्याय 17 के अंदर टॉपिक है उसका नाम है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। यह धारा 227 से शुरू होता है। धारा 227 में बताया गया है आदेशिका का जारी किया जाना। धारा 228 में बताया गया है मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। धारा 229 में बताया गया है छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन। धारा 230 में बताया गया है अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। धारा 231 में बताया गया है सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। धारा 232 में बताया गया है जब अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है
तब मामला उसे सुपुर्द करना। धारा 233 में बताया गया है परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। अब आता है अध्याय 18। अध्याय 18 का अंदर टॉपिक है, उसका नाम है का पॉइंट है आरोपों का प्रारूप। यह धारा 234 से शुरू होता है। धारा 234 में बताया गया है आरोप की अंतर्वस्तु। धारा 235 में बताया गया है समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। धारा 236 में बताया गया है कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। धारा 237 में बताया गया है आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। धारा 238 में बताया गया है गलतियों का प्रभाव। धारा 239 में बताया गया है न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। धारा 240 में बताया गया है जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना। अगला टॉपिक है खा पॉइंट आरोपों का संयोजन। यह धारा 241 से शुरू होता है। धारा 241 में बताया गया है विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। धारा 242 में बताया गया है एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सके। धारा 243 में बताया गया है एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। धारा 244 में बताया गया है जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। धारा 245 में बताया गया है जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। धारा 246 में बताया गया है किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। धारा 247 में बताया गया है कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों का वापस लेना। अगला है अध्याय 19। अध्याय 19 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसका नाम है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। यह धारा 248 से शुरू होता है। धारा 248 में बताया गया है विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। धारा 249 में बताया गया है अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। धारा 250 में बताया गया है उन्मोचन। धारा 251 में बताया गया है आरोप विरचित करना। धारा 252 में बताया गया है दोषी होने के अभिवचन। धारा 253 में बताया गया है अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। धारा 254 में बताया गया है अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 255 में बताया गया है दोष मुक्ति। धारा 256 में बताया गया है प्रतिरक्षा आरंभ करना। धारा 257 में बताया गया है बहस। धारा 258 में बताया गया है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। धारा 259 में बताया गया पूर्व दोष सिद्धि। धारा 260 में बताया गया धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। अगला आता है अध्याय 20। अध्याय 20 के अंदर जो टॉपिक उसका नाम है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। इसके अंतर्गत आता है का पॉइंट। का पॉइंट में आता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। यह धारा 261 से शुरू होता है। धारा 261 में बताया गया है धारा 230 का अनुपालन। धारा 262 में बताया गया है जब अभियुक्त का अनुमोचन किया जाएगा। धारा 263 में बताया गया है आरोप विरचित करना। धारा 264 में बताया गया है दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। धारा 265 में बताया गया है अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 266 में बताया गया है प्रतिरक्षा का साक्ष्य। अगला आता है ख पॉइंट पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। यह धारा 267 से शुरू होता है। 267 में बताया गया अभियोजन का साक्ष्य। धारा 268 में बताया गया अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। धारा 269 में बताया गया प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता। धारा 270 में बताया गया प्रतिरक्षा का साक्ष्य। अगला आता है ग पॉइंट विचारण की समाप्ति। यह धारा 271 से शुरू होता है। धारा 271 में बताया गया दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 272 में बताया गया परिवादी की अनुपस्थिति। धारा 273 में बताया गया उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। अगला आता है अध्याय 21। अध्याय 21 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है मजिस्ट्रेट द्वारा सबन मामलों का विचारण। यह धारा 274 से शुरू होता है। धारा 74 में बताया गया अभियोग का सारांश बताया जाना। धारा 275 में बताया गया दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। धारा 276 में बताया गया छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। धारा 277 में बताया गया प्रक्रिया जब दोष सिद्धि न किया जाए। धारा 278 में बताया गया है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 279 में बताया गया है परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। धारा 280 में बताया गया है परिवाद को वापस लेना।
धारा 281 में बताया गया है कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। धारा 282 में बताया गया है समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। अगला आता है अध्याय 22। अध्याय 22 के अंदर टॉपिक उसका नाम है संक्षिप्त विचार। यह धारा 283 से शुरू होता है। धारा 283 में बताया गया है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। धारा 284 में बताया गया है द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण। धारा 285 में बताया गया है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। धारा 286 में बताया गया है संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। धारा 287 में बताया गया है संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय। धारा 288 में बताया गया है अभिलेख और निर्णय की भाषा। अगला आता है अध्याय 23। अध्याय 23 के अंदर टॉपिक उसका नाम है सौदा अभिभाग। यह धारा 289 से शुरू होता है। धारा 289 में बताया गया है अध्याय का लागू होना। धारा 290 में बताया गया है सौदा अभिभाग के लिए आवेदन। धारा 291 में बताया गया है पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। धारा 252 में बताया गया है पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। धारा 293 में बताया गया है मामले का निपटारा। धारा 294 में बताया गया है न्यायालय का निर्णय। धारा 295 में बताया गया निर्णय का अंतिम होना। धारा 296 में बताया गया है सौदा अभिभाग में न्यायालय की शक्ति। धारा 297 में बताया गया है अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 298 में बताया गया व्यावर्ती। धारा 299 में बताया गया अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना। धारा 300 में बताया गया अध्याय का लागू न होना। अगला आता है अध्याय 24। अध्याय 24 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। धारा 301 के अंतर्गत आता है परिभाषाएं। धारा 302 में बताया गया बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। धारा 303 में बताया गया धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शक्ति। धारा 304 में बताया गया कारागार के भार साधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना। धारा 305 में बताया गया बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। धारा 306 में बताया गया है कारागार में साक्ष्य की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। अगला आता है अध्याय 25। अध्याय 25 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम है जांचों और विचारणों में साक्ष्य। का पॉइंट में दिया हुआ है साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। यह धारा 307 से शुरू होता है। धारा 307 में बताया गया है न्यायालयों की भाषा। धारा 308 में बताया गया है साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। धारा 309 में बताया गया है समन मामलों और जांचों में अभिलेख। धारा 310 में बताया गया है वारंट मामलों में अभिलेख। धारा 311 में बताया गया है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। धारा 312 में बताया गया है साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। धारा 313 में बताया गया है ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके संबंध में प्रक्रिया। धारा 314 में बताया गया है अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। धारा 315 में बताया गया है साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां। धारा 316 में बताया गया है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। धारा 317 में बताया गया है दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। धारा 318 में बताया गया है उच्च न्यायालय में अभिलेख। अगला आता है ख पॉइंट। ख पॉइंट में दिया हुआ टॉपिक है उसका नाम है साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन। यह धारा 309 से शुरू यह धारा 319 से शुरू होता है। धारा 319 में बताया गया है साक्षियों को जब हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। धारा 320 में बताया गया है कमीशन किसको जारी किया जाएगा। धारा 321 में बताया गया है कमीशनों का निष्पादन। धारा 322 में बताया गया है पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। धारा 323 में बताया गया है कमीशन का लौटाया जाना। धारा 324 में बताया गया है कार्यवाही का स्थगन। धारा 325 में बताया गया है विदेशी कमीशनों का निष्पादन। धारा 326 में बताया गया है चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। धारा 327 में बताया गया है मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। धारा 328 में बताया गया है टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 329 में बताया गया है कतिपय सरकारी
वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। धारा 330 में बताया गया है कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। धारा 331 में बताया गया है लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। धारा 332 में बताया गया है शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। धारा 333 में बताया गया है प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। धारा 334 में बताया गया है पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। धारा 335 में बताया गया है अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। धारा 336 में बताया गया है कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। अगला आता है अध्याय 26। अध्याय 26 के अंतर्गत जो आने वाला टॉपिक है उसका नाम है जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। यह धारा 337 से शुरू होता है। धारा 337 में बताया गया है एक बार दोषित या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। धारा 338 में बताया गया है लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। धारा 339 में बताया गया है अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। धारा 340 में बताया गया है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। धारा 341 में बताया गया है कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। धारा 342 में बताया गया है प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। धारा 343 में बताया गया है सह अपराधी को क्षमादान। धारा 344 में बताया गया है क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। धारा 345 में बताया गया है क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। धारा 346 में बताया गया है कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। धारा 347 में बताया गया है स्थानीय निरीक्षण। धारा 348 में बताया गया है आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 349 में बताया गया है नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 350 में बताया गया है परिवादियों और साक्ष्यों के व्यय। धारा 351 में बताया गया है अभियुक्त को परीक्षा करने की शक्ति। धारा 352 में बताया गया है मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। धारा 353 में बताया गया है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। धारा 354 में बताया गया है प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में न लाया जाना। धारा 355 में बताया गया है कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। धारा 356 में बताया गया है उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। धारा 357 में बताया गया है प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाइयों को नहीं समझता है। धारा 358 में बताया गया है अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। धारा 359 में बताया गया है अपराधों का शमन। धारा 360 में बताया गया है अभियोजन वापस लेना। धारा 361 में बताया गया है जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया। धारा 362 में बताया गया है प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। धारा 363 में बताया गया है सिक्के, स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व दोषित व्यक्तियों का विचारण। धारा 364 में बताया गया है प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। धारा 365 में बताया गया है भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी। धारा 366 में बताया गया है न्यायालय का खुला होना। अगला आता है अध्याय 27। अध्याय 27 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम है विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। यह धारा 367 से शुरू होता है। धारा 367 में बताया गया है अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 368 में बताया गया है न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 369 में बताया गया है अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना। धारा 370 में बताया गया है जांच या विचारण को पुनः चालू करना। धारा 371 में बताया गया है मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया।
धारा 372 में बताया गया है जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है। धारा 373 में बताया गया है चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। धारा 374 में बताया गया है चित्त विकृति आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। धारा 375 में बताया गया है भार साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 376 में बताया गया है जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्त बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया। धारा 377 में बताया गया है जहां निरुद्ध विकृत चित्त व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहां प्रक्रिया। धारा 378 में बताया गया है नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए विकृत चित्त का सौंपा जाना। अगला आता है अध्याय 28। अध्याय 28 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। यह धारा 379 से शुरू होता है। धारा 379 में बताया गया है धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। धारा 380 में बताया गया है अपील। धारा 381 में बताया गया है खर्चे का आदेश देने की शक्ति। धारा 382 में बताया गया है जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। धारा 383 में बताया गया है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा 384 में बताया गया है अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। धारा 385 में बताया गया है जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, वहां प्रक्रिया। धारा 386 में बताया गया है रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा। धारा 387 में बताया गया है माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। धारा 388 में बताया गया है उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। धारा 389 में बताया गया है समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा 390 में बताया गया है धारा 383, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 के अधीन दो सिद्धियों से अपील है। धारा 391 में बताया गया है कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना। अगला आता है अध्याय 29। अध्याय 29 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम है निर्णय। यह धारा 392 से शुरू होता है। धारा 392 में बताया गया निर्णय। धारा 393 में बताया गया निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। धारा 394 में बताया गया पूर्वतन दोषित अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। धारा 395 में बताया गया प्रतिकर देने का आदेश। धारा 396 में बताया गया है पीड़ित प्रतिकर स्कीम। धारा 397 में बताया गया है पीड़ितों का उपचार। धारा 398 में बताया गया है साक्षी संरक्षण स्कीम। धारा 399 में बताया गया है निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। धारा 400 में बताया गया है असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। धारा 401 में बताया गया है सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। धारा 402 में बताया गया है कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। धारा 403 में बताया गया है न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। धारा 404 में बताया गया है अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना। धारा 405 में बताया गया निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। धारा 406 में बताया गया सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। अगला आता है अध्याय 30। अध्याय 30 के अंतर्गत जो टॉपिक उसका नाम है मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। यह धारा 407 से शुरू होता है। धारा 407 में बताया गया है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 408 में बताया गया है अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। धारा 409 में बताया गया दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 410 में बताया गया है दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। धारा 411 में बताया गया मतभेद की दशा में प्रक्रिया। धारा 412 में बताया गया है
उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है उसका नाम है मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। यह धारा 407 से शुरू होता है। धारा 407 में बताया गया है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 408 में बताया गया है अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। धारा 409 में बताया गया है दंडादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 410 में बताया गया है दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। धारा 411 में बताया गया है मतभेद की दशा में प्रक्रिया। धारा 412 में बताया गया है उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। अगला आता है अध्याय 31। अध्याय 31 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है अपील है। यह धारा 413 से शुरू होता है। धारा 413 में बताया गया है जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। धारा 414 में बताया गया है परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। धारा 415 में बताया गया है दोष सिद्धि से अपील। धारा 416 में बताया गया है कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे अपील न होना। धारा 417 में बताया गया है छोटे मामलों में अपील न होना। धारा 418 में बताया गया है राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। धारा 419 में बताया गया है दोष मुक्ति की दशा में अपील। धारा 420 में बताया गया है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। धारा 421 में बताया गया है कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। धारा 422 में बताया गया है सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। धारा 423 में बताया गया है अपील की अर्जी। धारा 424 में बताया गया है जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। धारा 425 में बताया गया है अपील संक्षिप्त तौर पर खारिज की जाएगी। धारा 426 में बताया गया है संक्षिप्त तौर पर खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया। धारा 427 में बताया गया है अपील न्यायालय की शक्तियां। धारा 428 में बताया गया है अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। धारा 429 में बताया गया है अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। धारा 430 में बताया गया है अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। धारा 431 में बताया गया है दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। धारा 432 में बताया गया है अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जानने का निर्देश दे सकेगा। धारा 433 में बताया गया है जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के आधार के बारे में समान रूप में विभाजित हो वहां प्रक्रिया। धारा 434 में बताया गया है अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। धारा 435 में बताया गया है अपीलों का उपशमन। अगला आता है अध्याय 32। अध्याय 32 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है निर्देश और पुनरीक्षण। यह धारा 436 से शुरू होता है। धारा 436 में बताया गया है उच्च न्यायालय को निर्देश। धारा 437 में बताया गया है उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। धारा 438 में बताया गया है पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। धारा 439 में बताया गया है जांच करने का आदेश देने की शक्तियां। धारा 440 में बताया गया है सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां। धारा 441 में बताया गया है अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। धारा 442 में बताया गया है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। धारा 443 में बताया गया है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति। धारा 444 में बताया गया है पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। धारा 445 में बताया गया है उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। अब अगला आता है अध्याय 33। अध्याय 33 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है आपराधिक मामलों का अंतरण।
यह धारा 446 से शुरू होता है। धारा 446 में बताया गया है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 447 में बताया गया है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 448 में बताया गया है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। धारा 449 में बताया गया है सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। धारा 450 में बताया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। धारा 451 में बताया गया है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। धारा 452 में बताया गया है कारणों को अभिलिखित किया जाना। अगला आता है अध्याय 34। अध्याय 34 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसका नाम है दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। इसके अंतर्गत का पॉइंट है मृत्यु दंडादेश। यह धारा 453 से शुरू होता है। धारा 453 में बताया गया है धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। धारा 454 में बताया गया है उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। धारा 455 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय को अपील की दिशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। धारा 456 में बताया गया है गर्भवती महिला को मृत्यु दंड का लघुकरण किया जाना। अगला आता है खा पॉइंट। इसके अंतर्गत आता है कारावास। यह धारा 457 से शुरू होता है। धारा 457 में बताया गया है कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। धारा 458 में बताया गया है कारावास के दंडादेश का निष्पादन। धारा 459 में बताया गया है निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। धारा 460 में बताया गया है वारंट किसको सौंपा जाएगा। अगला आता है ग पॉइंट, जुर्माने का उद्ग्रहण। यह धारा 461 से शुरू होता है। धारा 461 में बताया गया है जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट। धारा 462 में बताया गया है ऐसे वारंट का प्रभाव। धारा 463 में बताया गया है जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। धारा 464 में बताया गया है कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। अगला आता है घ पॉइंट। घ पॉइंट के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध। यह धारा 465 से शुरू होता है। धारा 465 में बताया गया है वारंट कौन जारी कर सकेगा। धारा 466 में बताया गया है निकल भागने से दोष पर दंडादेश का प्रभावशाली होगा। धारा 466 में बताया गया है ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट हैं। धारा 468 में बताया गया है अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 469 में बताया गया है व्यावर्ती। धारा 470 में बताया गया है दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। धारा 471 में बताया गया है जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना। अगला आता है ड पॉइंट। इसके अंदर टॉपिक उसका नाम है दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण। यह धारा 472 से शुरू होता है। धारा 472 में बताया गया है मृत्यु दंडादेश मामले में दया याचिका। धारा 473 में बताया गया है दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति। धारा 474 में बताया गया है दंडादेश लघुकरण करने की शक्ति। धारा 475 में बताया गया है कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन। धारा 476 में बताया गया है मृत्यु दंडादेशों की दिशा में केंद्र सरकार की समवर्ती शक्ति। धारा 477 में बताया गया है कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केंद्र सरकार से सहमति के पश्चात कार्य करना। अगला आता है अध्याय 35। अध्याय 35 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध। यह धारा 478 से शुरू होता है। धारा 478 में बताया गया है किन मामलों में जमानत ली जाएगी। धारा 479 में बताया गया है अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी नियुक्त किया जा सकता है। धारा 480 में बताया गया है अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। धारा 481 में बताया गया है अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत। धारा 482 में बताया गया है गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। धारा 483 में बताया गया है जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां।
धारा 484 में बताया गया है बंधपत्र की रकम और उसे घटाना। धारा 485 में बताया गया है अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र। धारा 486 में बताया गया है प्रतिभुओं द्वारा उद्घोषणा। धारा 487 में बताया गया है अभिरक्षा से उन्मोचन। धारा 488 में बताया गया है जब पहले से ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। धारा 489 में बताया गया है प्रतिभुओं का उन्मोचन। धारा 490 में बताया गया है मुचलके के बजाय निक्षेप। धारा 491 में बताया गया है प्रक्रिया जब बंधपत्र संपादित कर लिया जाता है। धारा 492 में बताया गया है बंधपत्र और जमानत पत्र का रद्दीकरण। धारा 493 में बताया गया है प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का संपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया। धारा 494 में बताया गया है बालक से अपेक्षित बंधपत्र। धारा 495 में बताया गया है धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील। धारा 496 में बताया गया है कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। अगला आता है अध्याय 36। अध्याय 36 के अंतर्गत टॉपिक है उसका नाम है संपत्ति का बयान। यह धारा 497 से शुरू होता है। धारा 497 में बताया गया है कतिपय मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। धारा 498 में बताया गया है विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश। धारा 499 में बताया गया है अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। धारा 500 में बताया गया है धारा 498 या 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। धारा 501 में बताया गया है अपमान लेखीय या और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। धारा 502 में बताया गया है स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। धारा 503 में बताया गया है संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। धारा 504 में बताया गया है जहां 6 मास के अंतर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया। धारा 505 में बताया गया है विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। अगला आता है अध्याय 37। इसके अंतर्गत टॉपिक आता है उसका नाम है अनियमित कार्रवाइयां। यह धारा 506 से शुरू होता है। धारा 506 में बताया गया है वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। धारा 507 में बताया गया है वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। धारा 508 में बताया गया है गलत स्थान में कार्रवाई। धारा 509 में बताया गया है धारा 183 या धारा 316 के उपबंधों का अनुपालन। धारा 510 में बताया गया है आरोप विचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। धारा 511 में बताया गया है निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। धारा 512 में बताया गया है त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। अगला था अध्याय 38। इसके अंतर्गत टॉपिक है उसका नाम है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। यह धारा 513 से शुरू होता है। धारा 513 में बताया गया परिभाषा। धारा 514 में बताया गया परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। धारा 515 में बताया गया परिसीमा काल का प्रारंभ। धारा 516 में बताया गया है कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन। धारा 517 में बताया गया है जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। धारा 518 में बताया गया चालू रहने वाला अपराध। धारा 519 में बताया गया है कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण। धारा 520 में बताया गया है उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण। अगला आता है अध्याय 39। अध्याय 39 के अंतर्गत टॉपिक का नाम है प्रकरण। यह धारा 521 से होता है। धारा 521 में बताया गया है सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान ऑफिसरों को सौंपा जाना। धारा 522 में बताया गया है प्रारूप। धारा 523 में बताया गया है उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। धारा 524 में बताया गया है कतिपय मामलों में कार्यवाही मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कर्तव्यों को परिवर्तित करने की शक्ति। धारा 525 में बताया गया है वे मामले जिनमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हैं। धारा 526 में बताया गया है विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना। धारा 527 में बताया गया है विक्रय से संबंध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना।
और उसके लिए बोली न लगाना। धारा 528 में बताया गया है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। धारा 529 में बताया गया है न्यायालयों पर अनुच्छेद का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। धारा 530 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्रवाइयों का किया जाना। धारा 531 में बताया गया है निरसन और व्यावृत्ति। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।